अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। सूरत हाल अब यूँ है कि टेक्निकल नौयत के मुज़ाकरात अमरीका ईरान के बीच जारी हैं। पाकिस्तान का जो किरदार था उसे एक्नॉलेज किया जा रहा है, चाहे वो ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान हो। ट्रंप सरकार की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि हाँ कुछ फंड्स हम रिलीज़ कर देंगे। आईए इंस्पेक्टर्स की बहस भी जारी है। मेरी इत्तला ये है कि जब हतमी डील होगी तो ईरान इस सिलसिले में ग्रीन सिग्नल देगा। आपने हुर्मुज़ भी उसके ऊपर भी जो तज़ाद था वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में इसराइल इज़ द बिगेस्ट स्पॉइलर, क्योंकि लेबनान के हवाले से उनकी जो पॉलिसी है वो आपके सामने है। वो सिक्योरिटी जोन करार दिया उन्होंने साउथ लेबनान के उन इलाकों में जहाँ पे बफर जोन के नाम पे उन्होंने कब्जा किया था। हम देखते हैं कि इसके साथ हमारी पार्लियामान के अंदर भी बड़ी दिलचस्प और मानी खेज डिबेट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं से मिल रहे हैं बल्कि मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। साथ मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कुछ दिल की बातें जो क़यामत तक साथ लेके जाऊंगा, और मौलाना कहते हैं नहीं आप बयान कर दें। लेकिन मौलाना फजल रहमान की अहमियत इसलिए ज़्यादा अहम हुई है कि जो कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने रब्ता किया मौलाना से, एक मरासला उन तक पहुँचा। उसके बाद मौलाना का एक वीडियो बयान आया, आज पार्लियामान में उसके ऊपर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वज़रा को थोड़ा सा लगाम डालें, और अब हुकूमत तायीद कर रही है कि मौलाना का जो सालसी का किरदार है वो कबूल है। मौलाना याद रहे कि कश्मीर कमेटी के सरबराह रहे, किसी ज़माने में इस कमेटी की बड़ी अहमियत थी। इन दिनों मुझे नहीं मालूम अवामुन नास किस हद तक इस कमेटी के बारे में जानते हैं और कौन इसका सरबराह है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि काश ये सब नौबत ना आती, इससे पहले यही तरीका इख्तियार कर लिया जाता। इन मामलों पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है इंजीनियर दस्तगीर साहब को, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अक्सर हमारे प्रोग्राम में उनसे हमारा तवील मुकालमा होता है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मुल्की सूरत हाल से बात कर लेते हैं। बड़े अरसे बाद पार्लियामान की रौनक किस तरह से हमने देखी, होना भी यूँ चाहिए, हुस्न भी ये है। एक तो ये बताएं कि ये ऐसी क्या राज हैं शहबाज शरीफ साहब के पास मौलाना से हुई गुफ्तगू के जो वो क़यामत तक साथ लेके जाना चाहते हैं और मौलाना चाहते हैं नहीं उसी बयान करो होने। राज तो इसका मतलब है राज ही है ना जी, उनके पास है। लेकिन बहुत सारे इश्यूज के ऊपर क्योंकि बहुत अरसे से मुस्लिम लीग नून और मौलाना की जमात के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। वो हमारे साथी भी थे जो 16 महीने की PDM-1 गवर्नमेंट थी जी जी 2022-23 की। उससे पहले भी बहुत अरसे PDM के चूंकि हिस्सा थे वो उस स्ट्रगल में भी साथ थे हमारे। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे राज जिन्हें वो कहते हैं वो उनके पास हैं। तो ये तो वही बताएंगे कि शहबाज शरीफ साहब ही बताएंगे कि उनके पास कौन से राज। नहीं, आप भी उस सूरत हाल से उन दिनों बड़े बाखबर थे, तो फिर किसने किसे दगा तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ और मुनासिब इस्तारा यूज़ कर लें कि मौलाना और जानिब चल दिए, आपने उन्हें वापस नहीं लिया। हालांकि जब खान साहब की हुकूमत रुखसत हो रही थी सब एक पेज पे थे बशमूल मौलाना, तो व्हाट वेंट रॉन्ग? फिर मौलाना कैसे ड्रिफ्ट अपार्ट हुए? आप लोगों से शिकवा वो करते हैं। जी वो करते हैं, मेरे साथ भी उन्होंने जाती तौर पे, मैं जब एक दफा उनकी आई थिंक खुशदामन की वफात हुई थी उस पे फातिहा के लिए गया था, तो तब भी उन्होंने भी उनको यही शिकवा है कि उनको जिस तरह मुस्लिम लीग नून की तरफ से जिसे कहते हैं कि पूरी तरह इन्फॉर्म रखना चाहिए था और राब्ता रखना चाहिए था, वो राब्ता नहीं रखा गया। और उनकी ये भी ख्वाहिश है कि जब उनसे कोई भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से राब्ता हो तो जो आला तरीन लीडरान हैं वही उनसे राब्ता करें। तो ये दो बातें उनकी थी कि भाई एक तो राब्ते का फुकदान है और मुशावरत का फुकदान है, और ये है कि जो लीडर्स जो उनसे बात करने जाते हैं तो बेहतर यही है कि वो जो आला तरीन लीडरान है या शरीफ खानदान में से कोई भी रुकन जो है वो जाकर उनसे बात करे। तो खुर्रम साहब फिर उनकी पार्टी कुछ हामी ठीक कहते हैं ना, जब उनकी ज़रूरत थी तो वो सरबराह थे PDM के, जलसे वो करते थे, आप स्टेज शेयर करते थे। जब ज़रूरत नहीं रही तो मौलाना से आंखें आपने चुरा लीं, तो उनका शिकवा तो फिर बजा है। नहीं ये तो खैर उनके आपकी राय हो सकती है, लेकिन आई एम श्योर के कायदे मोहतरम या वज़ीर-ए-आज़म जो है उनकी अपनी राय होगी। शायद यही वो राज है जिसके बारे में वो बात नहीं कर रहे, ऐसा क्यों? ठीक, अच्छा, अब जो मौलाना के पास पहुंची कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी और फिर हुकूमत भी तायद कर रही है, इसमें जो गुफ्तगू आज पार्लियामान में हुई मानी खेज थी, चाहे पीपल्स पार्टी की जानिब से हो। राजा प्रोफेसर साहब ने अपने बयान में माजरत की, लेकिन मैं देख रहा हूँ ख्वाजा साहब कभी कहते हैं रावलाकोट हिस्सा नहीं है कश्मीर का, ऐसे बयान, कभी कहते हैं जी
12 सीटें तो हमारी जेब में, जब चाहे हुकूमत बना लें या बिगाड़ लें, ये भी हुकूमती वज़रा से मंसूब बयानात हैं। अब मौलाना के पास जॉइंट एक्शन कमेटी आई एक मरासले के ज़रिए और हुकूमत भी तायद कर रही है। डोंट यू थिंक सो कि इट वाज मच नीडेड, लेकिन ताख़ीर से है? देखिए, नहीं, हुकूमत ने बहुत पहले इनसे मुज़ाकरात शुरू किए थे और मेरी नज़र में तो कबल अज़ वक्त मुसालियत कर ली। इतनी बड़ी मुसालियत की कि उसकी उस वक्त तो ज़रूरत नहीं थी। लेकिन चलें, जब भी मामला अगर गुफ्तगू से और मुज़ाकरात से हल हो सकता है, तो बतौर सियासी जमात हम उसकी भरपूर तायद करते हैं अगर मौलाना इसमें अपना किरदार अदा करें। जो एक्शन कमेटी है उन्हें भी अंदाजा है कि अब जबकि जून खत्म हो रहा है और बहुत जल्द आखिरी 4 हफ्ते जो हैं इलेक्शन तक वो रह जाएंगे, हर गुजरते दिन के साथ जो तवाज़न है वो फिर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये जो एहतजाज की सियासत है, इसका वक्त जो है अब तो मेरे ख्याल में प्रैक्टिकली खत्म हो चुका है। वो अगर एहतजाज करना चाहें पुरअमन तो जरूर करें, लेकिन अब तो तमाम जो कश्मीर है उसका फोकस जो है वो 27 जुलाई के इंतखाबात पर है और वो जब इंशाल्लाह हो जाएंगे तो ये भी बात खुलकर आ जाएगी कि ये जो ग्रोह है या जत्था है ये पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी नहीं करती ये, और इसीलिए गालिबन उनका ये ख्याल है कि वो इलेक्शन से कबल शायद मुज़ाकरात के जरिए बेहतर अपनी कोई बात मनवा पाए, क्योंकि जब वाकई अवाम के हाथ में ये सारा मामला जाएगा तो उन्हें वो पजीराई हासिल नहीं होगी या वो उस तरह की ताकत नहीं होगी जो आजकल उनके एहतजाज की वजह से। नोइंग मौलाना साहब, आपको लगता है मौलाना हल निकाल पाएंगे जिस हद तक सूरत हाल संगीन हुई पड़ी है? नहीं, संगीन तो मौलाना जो है इस मामले में मेरे तो चूंकि वो बड़े भी हैं, मेरे वालिद के साथ भी रहे हैं, मेरे साथ भी, मुझे भी बड़ा एजाज मिला है उनके साथ काम करने का, और मैं कश्मीर कमेटी का रुकन था जब वो इसके आखिरी सरबराह जब बने थे। तो लिहाजा मैं तो उनकी जो सलाहियतें हैं उनका बहुत बड़ा कायल हूँ और समझता हूँ कि वो बहुत ही मुदब्बर और जो सही मानों में जिसे कहते हैं ना कि गैर मुतशद्दद जो जमहूरी सियासत है उसको वो करते भी हैं और उसको उन्होंने करके दिखाया भी है। तो वो जरूर इसकी अपनी जो इसके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक सर, अब आ जाते हैं ज़रा ये जो ईरान वाला मामला है। मैं रॉयटर्स और इप्सोस का सर्वे देख रहा हूँ, अप्रूवल रेटिंग ट्रंप सरकार की 34% तक आ गई और फिर सेनेट ने भी कल हॉल्ट कर दी। तो वो देखिए ना अभी लेकिन ऑलरेडी वहां जो अमेरिका में जिस तरह पाकिस्तान में अब कीमतें जो हैं वो पेट्रोल की वो 300 से नीचे आ गई हैं, तो इसी तरह जो है वहां भी जो कीमतें $4 4.5 बल्कि बाज़ रियासतों में जहाँ टैक्स ज्यादा है $5.5 फी गैलन गई थी, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो उससे जरूर जो है वो सदर ट्रंप को अभी फौरी नहीं लेकिन एडवांटेज होगा। लेकिन ज्यादा टेस्ट आई थिंक सब हुकूमतों का यही है कि जो महंगाई हुई थी इस जंग की वजह से उसके असरात कितनी जल्दी जाहिर होते हैं, या जो महंगाई की मुआशियात की जबान में कहते हैं इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, कि जो महंगाई की तवक्कुआत पैदा हो जाती है इसकी वजह से हर कारोबार अपनी कीमतें बढ़ाता है, वो कब तक खत्म होती हैं। तो अभी सदर ट्रंप को भी वक्त लगेगा। और दूसरा ये कि जो उनके मुखालफीन है वो दुरुस्त तौर पे कह रहे हैं कि इतनी बड़ी जंग के बाद अगर आपने वही हासिल करना था जो 27 फरवरी को पहले से हासिल था, इस जंग की क्या वजह है। तो वो लिहाजा वो तो एक क्रिटिसिज्म उनके ऊपर होगा, और जैसे जैसे नवंबर का जो मिड टर्म इलेक्शन है करीब आएगा, ये जो तनकीद है उसकी मिकदार में और उसकी आवाज में इजाफा होता जाएगा। खुर्रम साहब, इसी सर्वे में जो रॉयटर्स ने इप्सोस ने जारी किया, 3% ऑफ अमेरिकन सेड अ ट्रूस विद तेहरान वाज अनलाइकली टू लास्ट। उनको लगता है, मेजॉरिटी है 63% जो लोग सर्वे का हिस्सा थे, कि ये जो ट्रूस हुआ है ईरान का और अमेरिका का ये नहीं लास्ट करेगा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मेरे तो ख्याल में देखिए, एक सबक अगर सदर ट्रंप को या पूरी दुनिया को मिला है इस जंग में, जो कि कहते हैं ना कि एक बड़ी मुश्किल और मनफी सूरत हाल में से अगर मुस्बत कोई तज्जिया है, वो तज्जिया ये है कि अब सदर ट्रंप और उनके आने वाले अमरीकी सदूर वो अब ईरान के ऊपर जो अस्करी हमला है वो तो आने वाले डेकेड में मेरे ख्याल में तो अब नहीं होगा। तो क्योंकि जो
उन्होंने ट्राई करना था, वो कहते हैं दे हैव शॉट देयर शॉट, उन्होंने अपना जो है जो भी उनके पास हथियार था वो इस्तेमाल कर लिया है और उससे उनको वो मकासद हासिल नहीं हुए। तो ये जरूर है कि ट्रूस खत्म होने में ईरान का भी रोल हो सकता है। देखिए उनके भी जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खामेनेई, उन्होंने भी अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस किया है इस डील से। उन्होंने कहा जी मुझे अगरचे मैं इससे एग्री नहीं करता लेकिन फिर भी मैं इसको अप्रूव कर रहा हूं। तो लिहाजा दोनों तरफ से ही इस किस्म की टेंशन रहेगी क्योंकि 47 साल, अब 47 साल अगर आप गौर कीजिए तो जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर जो थी बिटवीन अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान, यानी 47 साल तकरीबन, अब उससे ज्यादा है, थोड़े से 1-2 साल ज्यादा है जितनी देर वो चली थी। वो 1991 तक चली थी, 1945 से। तो लिहाजा वो जो सारा इशू है कि एक बड़ा तवील अरसा है जिसमें मुकम्मल तौर पर एतमाद खत्म हो चुका है और पाकिस्तान की जो सफारती महारत है ये उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक ऐसे दो फरीकों के दरमियान पाकिस्तान ने ये मुसालियत करवाई है जिनके दरमियान जो है वो ना सिर्फ जंग हो चुकी थी बल्कि जो ट्रस्ट लेवल है दोनों एक दूसरे को जो है वो, ईरान भी बर्ग अमेरिका 47 साल के नारे लगाता रहा है, अमेरिका में भी ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझते रहे, उसके बावजूद हम यहाँ तक पहुंचे हैं कि ना सिर्फ इस्लामाबाद डिक्लेरेशन पर दस्तखत हुए बल्कि ब्यूर्गनस्टॉक में उसके ऊपर जो है मजीद पेशरफ भी हुई। मैं खुर्रम साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं इंटरनेशनल स्टेचर के ऊपर वो बहुत इनक्रेडिबल ज़रूर हैं, लेकिन कल जो बड़ी ब्लंट स्टेटमेंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से दी ईरानियन कि बाकी मालिक के पास भी स्टॉक पाइल हैं तो ईरान पे एतराज़ क्यों, और ये डील का हिस्सा भी नहीं है, उस माहदे में लफ्ज़ बैलिस्टिक मिसाइल कहीं नहीं लिखा किसी शेख में भी। और फिर ईरानी सदर ने जो कल बात की कि हमारे पास ये मिसाइल ना होते तो ये ज़रा रहम ना करते, आप गाज़ा की सूरत हाल देख लें। ये इतनी वेल कैलकुलेटेड स्टेटमेंट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इस मौके पे आना, इससे क्या मुराद ली जाए, आम देखने वाले को क्या समझाना चाहेंगे आप? नहीं, ये ब्लंट नहीं रही ना जी। हाँ। क्योंकि सदर ट्रंप ने ये बात चंद दिन पहले कही है in his exact words कि it is unfair for Iran to lack ballistic missiles if other countries have them। तो अगर सदर ट्रंप ये कह रहे हैं तो फिर तो ये कोई ऐसी बोल्ड स्टेटमेंट नहीं है। सदर ट्रंप को ही बात जो उन्होंने जो है उन्होंने पेरिस में जब वो आई थिंक गालिबन वापसी की तरफ निकलने लगे थे तो उन्होंने कहा कि जी इफ अदर कंट्रीज हैव देम इट्स अ लिटिल बिट अनफेयर, जो एग्जैक्ट अल्फाज थे, आई एम सेइंग दैट इफ अदर कंट्रीज हैव देम इट्स अ लिटिल बिट अनफेयर फॉर देम नॉट टू हैव सम। तो लिहाजा अब ये अगर कंसेंसस है और ये अब ईरान ने एसेंशियली इस जंग में अपनी जो मज़ाहमत है और सरवाइव करके ये साबित किया है कि ये भी उनकी एक जीत है कि अगर जो हमला करने वाला है वो कहता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल उनका हक है। खुर्रम साहब आपने एनर्जी सेक्टर को भी देख रखा है, मामला दुरुस्त होते हैं कितने, मैं हर एक्सपर्ट से सवाल आजकल पूछ रहा हूँ, ईरान चाह रहा है, अब उनके बाकर कालिबाफ साहब का ट्वीट आया है वो कि दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, ये वेवर आर्जी है, ये मुस्तकिल अगर हो जाता है पाकिस्तान कितना मुस्तफ़ीद हो सकता है ईरान की तेल और गैस से? क्या ईरान से तेल गैस मिले तो वाक़यातन यहाँ आम शहरी को सस्ती मिलेगी या वही बैनुल-अक़वामी रेट के मुताबिक मिलेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? जी ईरान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात पिछले कह सकते हैं 1.25 साल में बेहतर हुए हैं, उसका तो नतीजा अगर ये निकले तो ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं उन वज़रा में से जिन्होंने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात किए, नेगोशिएट किया, हमने एक इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ उनके साथ नेगोशिएट किया, तो वो बहुत एक इस मामले में एक तहजीबी उनका एक विरसा है ये नेगोशिएशन। तो इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर यही अंदाज हुकूमत अपनाए जो इन्होंने अमेरिका ईरान मुसालियत में अपनाया था कि जब भी ये मुज़ाकरात कर रहे हैं इसको खामोश रखा जाए, इसकी बातें खुलकर ना की जाएं, और जिसे कहते हैं डिस्क्रीट डिप्लोमेसी अगर वो करेंगे ईरान के साथ, जिसमें उनका जो है वो सारी बातें खुलकर सामने ना आएगी, जी इतने पैसे कम हो रहे हैं और इतने पैसे आज कम हो रहे हैं, तो अगर डिस्क्रीटली ईरान के साथ गुफ्तगू का फौरी आगाज कर दिया जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ मिलेगा, गैस में भी और तेल।
ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब इंजीनियर फरीद साहब शरीक गुफ्तगू थे। ये सर्वे जो है इसमें ट्रंप को खासा इससे धचका पहुंचा है, बिलखसूस जो सेनेट ने भी उनको ईरान जंग के हवाले से रोक दिया है। अब जो कांग्रेस के दोनों ईवान हैं वहाँ से ये करारदादें मंजूर हुई। गो कि ये इसके बावजूद इख्तियार रखते हैं, लेकिन इसकी एक सियासी अहमियत ज़रूर है, बिलखसूस जब उनकी मकबूलियत में तारीख़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इस सूरत हाल में मज़ीद भी बात करेंगे और फिर एक बहुत अहम मौजू है, बड़ा ही अफसरदा करने वाला मौजू। हमारे मुल्क में सरगोधा में जो वाक़या पेश आया अफसोसनाक, एक नन्ही बच्ची के साथ जो सफाकाना सलूक किया गया, उसके बाद आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो फैसलाबाद से लेके गुजरांवाला, गुजरांवाला से लेके लाहौर, लाहौर से लेके कसूर और कसूर से लेके पेशावर और पेशावर से लेके कराची, इन तमाम शहरों से ऐसे ही अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। वजह क्या है और इसका हल क्या है, ब्रेक के बाद इन दोनों मौज़ूओं पर बात करें। वेलकम बैक टू द शो। अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब ने और साबिक एम्बेसडर जनाब जावेद मलिक साहब ने, मिडल ईस्ट में सिफारतकारी कर चुके, एक अरसा पाकिस्तान को सर्व किया। दोनों बड़ी कम्पिटेंट वॉइसेस हैं जब आप इंटरनेशनल रिलेशन बिलखुसूस अमरीका ईरान सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं, इनकी ओपिनियन आप सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले ज़रा चीमा साहब के पास जा रहा हूँ क्योंकि हैं वो अमरीका में। चीमा साहब, ये इप्सॉस और रॉयटर्स का जो तब सर्वे आया है, ये तो ट्रंप साहब के लिए बड़ा ख़तरनाक है। और बिलखुसूस कल जो सेनेट में हुआ, वो कहते हैं अप्रूवल रेटिंग 34% पे आ गई है और 63% ऑफ अमेरिकन सेड दैट ट्रूस विद तेहरान वाज लाइकली टू लास्ट। अमरीकियों को खुद यकीन नहीं है कि ये जो अमन माहिदा ये कायम रहेगा। आप उनसे अमरीकियों से इत्तफाक करते हैं या आपकी राय कुछ और है? देखें, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो जामी साहब और अस्सलाम वालेकुम टू मलिक साहब। देखें, ये इस तरह की चीजें आती रहती हैं, एक बात तो ये है। और ट्रंप साहब तो बड़ी देर से अनपॉपुलर हुए हैं, कोई ये भी कोई नई बात भी नहीं है। ये जो सर्वे आया है, ट्रंप ने अगले दिन एक सर्वे किया था कि जी 67% अप्रूव करते हैं। बेसिकली तो देखिए उनकी वोटर बेस इंपॉर्टेंट है और वो अपनी वोटर बेस के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। देखें, वो लिबरल रियासतों के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, वो न्यूयॉर्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो वेस्ट कोस्ट में, वो लॉस एंजलिस के लिए, कैलिफोर्निया के लिए कुछ नहीं करेंगे। उनको पता है ये तो मेरे है ही नहीं है, यहाँ से मुझे कुछ मिलना ही नहीं है। तो उनका फोकस अपनी बेस है और जो स्विंग वोटर होता है वो फोकस उस पर कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये तो अभी जो कुछ वो बता रहे हैं, वो मेरा ख्याल है नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने जा रहे हैं अमेरिकन के लिए। और एक लॉन्ग टर्म सोच है। एक तो जो अभी देखें, वो तो वहां पे गए थे, ईरान गए थे, उनको ये था कि रजीम चेंज हो जाएगा, हमारे तेल पे कब्जा होगा, हम एनर्जी डोमिनेंस करेंगे, हमें सस्ता तेल मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री चलेगी। दुनिया को पहले ही उन्होंने कहा हुआ है कि अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करे, जहां पे उन्होंने टैरिफ लगाए थे, जिन मुल्कों के ऊपर डील्स थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, री इंडस्ट्रियलाइजेशन बल्कि होगी, और हम जो है ना चीजें बेहतर होगी। अब लेकिन क्योंकि उनके पास टाइम थोड़ा है और काम उन्होंने बहुत सारे करने हैं, उन्होंने डेमोक्रेट से भी लड़ना है, मीडिया से भी लड़ना है, जंगें बंद करवाते करवाते जंगों में भी चले गए। तो इस तरह की सिचुएशन तो बन गई है। लेकिन मुझे लार्जली लगता ये है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में है और वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के अंदर मैं समझता हूँ कि बड़ी गेम चेंजर है। और वो ये है कि ईरान को मिडिल ईस्ट में मेन स्ट्रीम किया जाए, और नॉट जस्ट फॉर किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं। एक तो वो समझते हैं कि ट्रंप ने एक नई स्ट्रैटेजी लेके आए जिसे वो कहते हैं बर्डन शेयरिंग स्ट्रैटेजी, विच मींस कि जो रीजनल ममालिक हैं वो खुद बर्डन शेयर करें। हम क्यों हर चीज में लड़ाई करें? फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा उन्होंने कहा कि जो हिजबुल्लाह की फाइल है वो मैं सीरियन प्रेसिडेंट को देना चाहता हूं, ताकि आई डोंट वांट कि इसको इजराइल डील करेगा। इजराइल डील करेगा तो हमें भी साथ शामिल होना पड़ता है, और फिर इजराइल जो करता है वो हमारे खाते में पड़ता है। तो उसने कहा ये हम की, और तो बर्डन शेयरिंग। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल जिस तरह पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट और ये ममालिक जो हैं, ये भी एक अच्छा कोलिशन बन रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत सारी चीजें वो छोड़ रहे हैं। वो समझते हैं कि जो अमेरिकन किया करते थे, वो कहते हैं हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमारा फोकस अमेरिकाज में होना चाहिए और ईरान को खित्ते में मेन स्ट्रीम कर दें। उसकी वजह क्या है? वो समझते हैं कि यहाँ पे तो तेल है, और वो कहते हैं कि ये अमेरिकन जो ब्यूरोक्रेसी है और ये सारे लोग बेवकूफ हैं, इनको पता ही नहीं इस चीज का कि अगर आपने री इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका के लिए करनी है तो आपको एनर्जी चाहिए, और जिन मुल्कों के पास सस्ती एनर्जी और चाइना खरीद के लेके जा रहा है उनके ऊपर आपने सैंक्शंस लगाई हैं। तो आपने काम कैसे करना है? तो फिर तो आप चाइना +1 स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे, यानी कि चाइना से साथ लड़ाई है, वहां से इंडस्ट्री उठाओ,
तो फ्रेंड शोरिंग करो, इंडिया पहुंच जाओ, तो उसने कहा ये कौन सी स्ट्रैटेजी है, तो अमेरिका को ग्रेट बनाना है तो ये सारा करना पड़ेगा। सो आई थिंक ये एक उनका माइंडसेट नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है साथ मलिक साहब, खुशामदीद सर प्रोग्राम में। सर्वे तो आपने देखा ही होगा। समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से एक आम तासुर यह है कि पहले ईवान नुमाइंदगान में और फिर सेनेट में, यानी कांग्रेस के दोनों हाउसेज में रेजोल्यूशन आई और रिपब्लिकन्स अगेंस्ट वोट दे रहे हैं, गो के शायद ये बाइंडिंग नहीं है। ये तासुर दुरुस्त है कि अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप के हाथ बांध दिए हैं, इसको साथ नत्थी करें सर्वे को, ये दुरुस्त तासुर है या आप कमर चीमा साहब से एग्री करते हैं? जामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम में आके अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से चीमा साहब को भी, आपके देखने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं बिल्कुल आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए कमर साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो 4 साल के लिए इलेक्ट हुए हैं। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम जो है वहां पे प्रेसिडेंट डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। वो कोई पार्लियामानी निज़ाम नहीं है कि वो डिपेंडेंट है किसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर या कोई नंबर्स गेम पर। वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है। वो बहुत ही इंपावर्ड प्रेसिडेंट है। उनको तकरीबन आई थिंक 2 साल या ढाई साल, तकरीबन इससे भी ज्यादा कुछ माह रहते हैं मेरे ख्याल में उनकी टर्म के। तो मेरी नजर में उनको किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। ये जो सर्वेज आते रहते हैं ये परसेप्शंस पर मबनी होते हैं, किस सेक्शन पे वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्वे किया गया है, वो कौन लोग थे, किस वक्त किया गया था। तो दीज आर ऑल वेरी वेरिएबल। तो जहां तक उनका सवाल है, उनकी जो पावर बेस है वो मैगा है, यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। किसी हद तक वो बिट्रेड फील जरूर कर रहे थे, क्योंकि उनकी ये कंफर्म, उन्होंने ये कहा था कि वो मुख्तलिफ मुल्कों में जो जंगें हैं अमेरिका की उनसे वो अपने आप को निकालेंगे, लेकिन इनएडवर्टेंटली उनको जाना पड़ा। इसीलिए वो एक किसी हद तक कुछ उनके स्ट्रेस आया उनके पावर बेस पर, लेकिन आई थिंक ही रिमेन्स पॉपुलर। उनकी कुछ पॉपुलैरिटी रेटिंग नीचे चली जाए भी तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने पूछा कांग्रेस में जो उनके खिलाफ कोई अगर रेजोल्यूशन वगैरह आती है, मेरी नजर में ऐसा भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो इम्पीचमेंट है वो बहुत ही महदूद रीजंस पर हो सकती है और वो मुमकिन नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी जगह पे एज ए प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे। हाँ, मैं इस चीज से एग्री करता हूं कि देखिए वहां के जो पॉलिसी मेकर्स हैं जामी साहब, वो ये बात कर रहे हैं कि हमको मिडिल ईस्ट को री इमेजिन करना है। हम सिर्फ मिडिल ईस्ट को इजराइल के लेंस से नहीं देखना चाहते। हम ये समझते हैं कि वहां पर और भी हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिनमें सबसे पहले ऑफ कोर्स गल्फ ममालिक हैं। आपने देखा होगा अभी तकरीबन 1 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए थे तो तमाम गल्फ ममालिक का उन्होंने दौरा किया। अभी भी हम देख रहे हैं कि कतर का इस मीडिएशन प्रोसेस में आना भी इस चीज का अंदिया देता है कि न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तमाम ममालिक ये समझते हैं कि इस खित्ते में जब अमन को हमने देर पा सोल्यूशन हासिल करना है तो वो गल्फ ममालिक की शामिल हाल हुए बगैर नहीं हो सकता। अभी भी हमने देखा कि मार्को रूबियो स्पेशली उन 3 ममालिक का वो दौरा कर रहे हैं जो इस प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो हदफ रहे हैं ईरान का। तो मैं समझता हूं कि इस खित्ते की जो जियो पॉलिटिक्स है वो तब्दील जरूर होगी, लेकिन उसमें यकसर तब्दीली नहीं आएगी कि जैसे इसराइल को बिल्कुल बस पुश डाल दिया जाए। कुछ और पार्टनर्स बनेंगे, कुछ एक नई अलायंसेज आएंगी, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस खित्ते में देर पा अमन जो है वो मुमकिन है, और उसका तरीका वही है जो कि पाकिस्तान की काविशों से डिप्लोमेसी और मैं समझता हूं कि सफारतकारी के उस थोड़ा मुश्किल और गंभीर मसला था, वक्त लगा उसमें, लेकिन अब जिस सिमत में जा रहे हैं उसमें उन तमाम इश्यूज को एड्रेस किया जा रहा है। हमास को भी एड्रेस किया जा रहा है, लेबनान को भी एड्रेस किया जा रहा है, हूथीज को भी एड्रेस किया जा रहा है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैं समझता हूं ये मेकिंग प्रोग्रेस स्लोली बट श्योरली टुवर्ड्स लास्टिंग पीस। बिल्कुल ठीक। ये चीमा साहब जो मेन स्ट्रीम करने की बात कर रहे हैं, अभी मलिक साहब ने भी उसका हवाला थोड़ा दिया। ये इनिशियली था इजराइल को मेन स्ट्रीम करने का, चाहे वह अब्राहम अकॉर्ड के तनाजुर में हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस सारी पेशरफ्त के बाद, अब जहां इस जंग के बाद मुआहिदा जिस तरह से हुआ है, अब इसराइल को मेन स्ट्रीम करने वाला प्रोजेक्ट तो पीछे रह गया? देखिए, इजराइल ने खुद फैसला ये किया कि वो मेन स्ट्रीमिंग नहीं चाहता। उन्होंने बताया वो कितने दकियानूसी हैं, वो कितने बदतमीजी उन्होंने की है, उन्होंने इंसानियत जो मुजालम की है, जो उन्होंने गजा में किया, 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। मतलब अमेरिका ने उनको मेन स्ट्रीम डिप्लोमेटिकली किया था, ये नहीं था कि जेनोसाइड की तरफ चले जाओ। तो मुझे लगता है कि वो खुद वापस, उन्होंने, उनकी चॉइस है ये। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उस वक्त भी उनके लिए, देखिए टू बी फ्रैंक एनफ, दुनिया तो बात कर रही थी कि अब्राहमिक अकॉर्ड की एक्सपेंशन की, दुनिया बात कर रही थी कि यूएई को कहा जा रहा था कि आप तो अकेले नहीं, आपके साथ और मुल्क आने वाले हैं कुछ अरसे में, लेकिन अब वो चीजें रोल बैक हो गई हैं और यूएई भी उस सारे प्रोसेस में चला गया। अब देखिए ना, 2800 हमले हुए, मिसाइल दागे गए या जो भी यूएई के ऊपर, और आज यूएई के अंदर बैठ के
तो मार्को रूबियो उसको कह रहे हैं कि हम ईरान को मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि आप इसके साथ मिलके काम करें और ये रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ना रहे, ये मुल्क बन के रहे। आज वो ईरान को सेल कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, जीसीसी को कह रहे हैं इसको एक्सेप्ट करो। सो क्वेश्चन ये है कि इजराइल ने तो खुद ये किया है। अभी तो जो ईरान की मेन स्ट्रीमिंग है इसके भी मल्टीपल फैसेट्स हैं। पहली बात तो ये है कि इजराइल की जो अनचेक्ड पावर है उसको चेक किया गया है। बात यह है कि वॉशिंगटन एलीट जो है, जिसमें डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन जो हैं, वो बिल्कुल ना खुश हैं। उनको पता है पिछले 5 सालों के अंदर अमेरिका का जो ग्लोबल इमेज है वो इजराइल की वजह से कॉम्प्रोमाइज हुआ है, और ये जो अनकंडीशनल सपोर्ट जाती है हमारे यहां से, यानी कि बात भी नहीं कर सकते। सो डेमोक्रेट्स ने तो बहुत पहले इसके ऊपर काम शुरू कर दिया था, और फिर ट्रंप ने आके फिर इजराइल को सपोर्ट दी, लेकिन वहां पर उन्होंने सुना नहीं है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी सदर बोलेंगे तो कुछ नहीं, बोले तो वो सिर्फ इतना ही है जो जेडी वैंस और वो थोड़ा सा बोले हैं जब एमओयू को मुकम्मल नहीं होने दिया जा रहा था और जंगबंदी नहीं की जा रही थी। बाकी उन्होंने उनके हवाले से चेंज ऑफ प्लान कर लिया है। इसमें देखें, याद रखें, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉट, प्रेसिडेंट ट्रंप, पहले वो बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन बने। ये बात उनका ठीक है। पहला एंगल बिजनेस का है, और वो समझते हैं, वो जिसे वो ये एक लफ्ज बोलते हैं प्रैग्मेटिक रियलिज्म। इट मींस दे वैल्यूज जो आपका जो जिसे वो कहते हैं ना इंटरेस्ट ओवर वैल्यूज। सो ये इंटरेस्ट को ज्यादा अहमियत देते हैं ओवर वैल्यूज। वो जो पिछले सेटअप्स थे वो कह रहे हैं जी वैल्यूज होती हैं, ये होती हैं, ये कहते हैं नहीं, हमारा इंटरेस्ट क्या है, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो अमेरिका का इंटरेस्ट है उस हिसाब से हमें चलना है, उसके लिए जो मर्जी फिर हमें चेंज करना पड़े। तो मेरा ख्याल है कि ये और ये आप देखिएगा, वो जो इन्होंने गजा के प्लान बनाए हुए थे और सारा कुछ किया हुआ था, और बोर्ड ऑफ पीस एंड ऑल दैट, ये उसके ऊपर भी काम कर रहे होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये चेंज ऑफ माइंडसेट है यहाँ पे कंप्लीट, लेकिन बोल नहीं रहे उसको प्रैक्टिकली वो जो इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इजराइल की भी कैपेबिलिटी है चीजों को मैन्यूवर, मैनिपुलेट, बिल्कुल ये है जी, वो दैट इट रिमेन्स द बिगेस्ट स्पॉइलर अप टिल नाउ। चीमा साहब साथ हैं, जरा मलिक साहब की बात भी मैं कर। मलिक साहब, ये जो इजरायली इन्फ्लुएंस है, ढका छुपा तो नहीं, आपने सिफारतकारी के मैदान में देखा होगा, वो चाहे मीडिया के ऊपर हो, चाहे कांग्रेसमैन के ऊपर हो, बिजनेस के ऊपर हो, वाशिंगटन डीसी में इटसेल्फ जितना है उनका। तो ये मैं देख रहा हूँ, वो जो टक्कर कार्लसन है वो तो छोड़ गया रिपब्लिकन्स को, ये कह के कि उन्होंने बगावत की है। अभी कल परसों उसकी स्टेटमेंट थी कि ये इसराइली मफाद को उन्होंने आगे रख लिया अमेरिका से आगे। आपको ये लगता है कि इसराइली इन्फ्लुएंस इस सारी जंग के बाद कम हुआ है, उतना कारगर नहीं रहा, और ये वजह है कि ट्रंप और जेडी वैंस को थोड़े सख्त बयान देना पड़े? मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं समझना चाह रहा हूं आपसे कि आपको लगता है कि इसराइल का जो इन्फ्लुएंस है डीसी के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल लीड के ऊपर, वो कम हुआ है इस जंग के बाद, या इट रिमेन्स एज इट इज? जी जामी साहब, देखिए, जहाँ तक इन्फ्लुएंस का ताल्लुक है, मैं इस चीज़ को आपको बता सकता हूँ कि वाशिंगटन में और यूरोप के तमाम कैपिटल्स में तमाम ममालिक अपना इन्फ्लुएंस तो रखते हैं, यानी वो लॉबिस्ट को भी हायर करते हैं। कुछ वहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटीज़ भी होती हैं जो कि उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स होती हैं। मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर मुल्क को ये हक है कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है उसको बरकरार रखे, बिकॉज ऑफ कोर्स दुनिया की एक जो सबसे बड़ी मेरी नज़र में एक सुपर पावर है वो अमेरिका है। चाइना भी ऑफ कोर्स एक सुपर पावर है, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस भी ग्लोबल स्टेज पर अभी भी उतना ही है जितना कि पहले था। कुछ लोग कहते हैं कि उसको एक गिरती हुई पावर है, मैं उससे डिसएग्री करूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। तो ऑफ कोर्स उनका इन्फ्लुएंस तो है और वो इन्फ्लुएंस रहेगा। मैं भी ये समझता हूँ कि अमेरिका इजराइल को अपना एलाय समझता है मिडल ईस्ट के अंदर, और पर्सनली अगर आप देखिएगा तो ये एक ऑब्जेक्टिवली अगर आप देखें इसको, तो उनके जो ऐसे इक़दामात हैं जैसे कि गजा में उनके इक़दामात हैं, उनको सब लोग कंडेम करते आए हैं। इवन वो लोग जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा हैं वो भी कंडेम करते हैं। वॉशिंगटन के अंदर भी ऐसी आवाज़ें उठती हैं जो उनके उन एक्ट्स को कंडेम करती हैं। लेकिन देखिए, अब जब आप डिप्लोमेसी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के अंदर आपको अभी हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम्पल है हिंदुस्तान के साथ हमारी जंगें हुई हैं, हमारा उनके साथ एक अनफॉर्चुनेटली एनिमोसिटी का रिश्ता है, लेकिन हमारे उनके साथ अभी भी सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। यानी हम अपनी कोशिश रहती है कि हमारे हालात नॉर्मलाइज हो जाएं। तो मैं ये नहीं समझता कि वो इजराइल के ऊपर से पुश डाल देंगे, लेकिन वो ये समझ चुके हैं कि उनको सिर्फ इजराइल की इमा पर मिडल ईस्ट पॉलिसी नहीं चलानी। यहाँ पे और पार्टनर्स भी हैं, यहाँ पे गल्फ ममालिक भी हैं, यहाँ पे मुस्लिम दुनिया के लोग भी हैं, यहाँ पाकिस्तान भी है,
और मैं समझता हूं क्रेडिट अगेन गोज टू अ फील्ड मार्शल, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और यूएस की रिलेशनशिप को कंप्लीटली चेंज किया है, उसके अंदर एक डेप्थ आई है। एज अ स्टूडेंट ऑफ डिप्लोमेसी, इवन सफारतकार बनने से पहले मेरा ताल्लुक मीडिया से भी था। मुझे मौका मिला है कि मैं पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक जर्नी को बड़ी करीब से देखूं। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, आई होप चीमा साहब विल एग्री विद मी, कि पाकिस्तान की इस वक्त जो अमेरिका के साथ रिलेशनशिप है ये सबसे बेहतरीन है इस वक्त। डीप रूटेड है, ट्रस्ट पर मबनी है, एक पर्सनल रैपो है हमारी लीडरशिप और उनके दरमियान, जिसकी अक्कासी आपने देखा न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं, बारहा जेडी वैंस की स्टेटमेंट आपके सामने है। उन्होंने कहा कि मैं 3 महीने में किसी से इतनी बात नहीं की जितनी फील्ड मार्शल से की है। मार्को रूबियो को देखें, वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इवन पीट हेग्सेथ जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, जो शोला बयां भी है कभी कभी, लेकिन वो पाकिस्तान के बारे में अच्छी बात करते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ डेवलप हुई है, उसके नतीजे में भी अमेरिका ने रिव्यू की है अपनी स्ट्रैटेजी कि उसको मुस्लिम दुनिया के साथ एक मुस्बत, एक पॉजिटिव, एक अच्छी रिलेशनशिप लेकर आनी है। और इस हवाले से कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन तमाम की जो है वो। मलिक साहब मेरे साथ रहिएगा, मुझे एक छोटी सी मेरे साथ रहिएगा, मैंने छोटा सा सवाल कमर चीमा साहब से करना है। चीमा साहब, ये जो पाकिस्तान के ताल्लुका जिसके ऊपर मलिक साहब अभी रोशनी डाल रहे हैं, स्पीक्स वॉल्यूम प्रैग्मेटिकली स्पीकिंग, उसके इंपीरियल एविडेंस भी हमारे पास है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आपकी दूरअंदेशी क्या बताती है। ये क्या शॉर्ट टर्म ताल्लुकात हैं जो अमेरिका के साथ हमेशा ट्रांजैक्शनल, या फिर आपको लगता है नहीं अब बुनियाद ज़रा तगड़ी और लंबी चौड़ी हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि पहली बात तो यह है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 साल इंडिया को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया, पिछले 20 साल। दूसरी बात है, वो समझते हैं कि हमने ये गलती की है और हमें ये नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट ये अंडरस्टैंडिंग है। वो समझते हैं कि हमें साउथ एशिया के अंदर पावर को बैलेंस करना चाहिए और पाकिस्तान इक्वली इंपॉर्टेंट मुल्क है और हमने पिछले 20 साल पाकिस्तान को काउंटर टेररिज्म लेंस से देखा, इससे बियॉन्ड देखने की जरूरत है। पाकिस्तान की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तीसरी बात ये भी है, देखें आप, हमारे अमेरिका के कहा जाता है मोस्ट ट्रस्टेड एलाय, मोस्ट एलाइड एलाय एंड मोस्ट सैंक्शनड एलाय। हमारे बड़े फेसेट्स रहे हैं इनके साथ, लेकिन ये जो रिलेशनशिप अभी डेवलप हुआ है, इसके पीछे कैच कोई नहीं है। देखें, जब पहले वो आए कहने जी तालिबान बनाए, वो उससे हमारी सोसाइटी देखें तबाह हो गई। फिर उन्होंने कहा जी आए तालिबान खत्म करें, उसके पीछे आप हम भुगत रहे हैं, हम उसको भुगत रहे हैं। इसके पीछे जो है वो साउथ एशिया के अंदर पावर को बैलेंस करना मकसद है। और देखें, ये चीजें तभी मैनेज होना शुरू हो गई थी जब शेख हसीना वाजिद बेसिकली इंडिया को ऑफ बैलेंस किया गया। इंडिया को ये बताया गया कि आप क्या हैं और आपकी वैल्यू क्या है, और आप अपने कद से बहुत ऊपर खेल रहे हैं। अगर अभी रिसेंटली अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया में थे और उन्होंने राइजीना डायलॉग के अंदर ये कहा तमाम इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने बैठ के कि जो गलती हमने चाइना वाली की कि चाइना को इंडस्ट्रियलाइज किया और आज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो गलती हम आपके साथ नहीं करने चाहिए, इंडिया के साथ नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब और जनाब मलिक साहब, आप दोनों के वक्त का। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिबेट रही। यहाँ एक मैं ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद इन मामला से हट के हम चलेंगे पाकिस्तान के अंदर जो बर्बरियत हो रही है, सफाकियत, जिनसी दरिंदगी, बच्चों को जैसे बदफेली का निशाना बनाने के बाद कत्ल किया जा रहा है, उसके ऊपर बात। मुल्की सियासत पे इसराइल और ईरान के ऊपर बात तो हमारी होती रहती है, लेकिन जो बर्बरियत मुख्तलिफ शहरों से रिपोर्ट हो रही है, बिलखुसूस जिनसी ज़्यादती के जो वाक़यात, रेप के और फिर सफाकाना तरीके से जो कत्ल किए जा रहे हैं, इसके ऊपर मेरे पास अल्फाज नहीं। सरगोदा का वाक़या आपके सामने है जो कल सरफेस हुआ। वाक़या ये सोमवार का है, कैसे वो नन्ही बच्ची एक दुकान पे गई, गायब हुई और फिर उसकी लाश मिली। इस बदबख्त को एक पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और अहले सरगोदा ने किसी भी कब्रिस्तान में तदफीन की इजाज़त नहीं दी। लेकिन ये एक वाक़या रिपोर्ट होते साथ ही आज जब आपसे हम बात करें इस प्रोग्राम में, कराची का इलाका कायदाबाद, यहाँ पे एक छोटी बच्ची, उम्र सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कोई भी जी शौर इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। 3 बरस इसकी उम्र, इसके साथ जो कुछ हुआ। फिर उसके बाद हम चलते हैं गुजरांवाला में, हम देखते हैं कि 3 बच्चियां मदरसे से निकल रही हैं, उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, रिश्ते से इनकार किया। फिर हम पेशावर से एक वाक़या रिपोर्ट होता है, सवात में एक चौकीदार ने बदफेली कोशिश की, कसूर में ऐसा ही वाक़या रिपोर्ट होता है, लाहौर में एक दुकानदार ने बदतमीज़ी की कोशिश की,
यानी इन 5-6 शहरों से ऐसी ऐसी खौफनाक रिपोर्ट सामने आई हैं इन 24 से 48 घंटों में कि सवाल ये उठता है कहाँ है निज़ाम, कहाँ है कानून, कहाँ है पुलिस, और ये सब कैसे क्यों हो रहा, कौन इसका जिम्मेदार। साहिल एक इदारा जो इस मामले पर नज़र रखता है, उसने बताया कि हालिया एक साल यानी 2025 में बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात की तादाद तकरीबन 3630 रिपोर्ट हुई। जिनसी ज़्यादती केसेस 2003 यानी 55%। 2004 में ये तादाद 7608 थी। अनबिलीवेबल, ये दरिंदा सिर्फ मुआशरा कैसे हो गया। बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है मोहतरमा फौजिया यज़दानी साहिबा को। इंसानी हुकूक़ के मामलात हों, ख़वातीन के हुकूक़ हों, बच्चों के साथ पेश आने वाले वाक़यात हों, उस पर बोलती हैं, लिखती हैं, आवाज़ बुलंद करती हैं। फौजिया जी, मेरे पास तो कम अज़ कम आज अल्फाज नहीं है, इन 5-6 वाक़यात की मैंने डिटेल ली है, आई गॉट नो वर्ड्स। ये अचानक ये सब या हो रहा था, पता अब चला है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? मैं और आप रिस्पॉन्सिबल हैं अजमल। जिस तरह आपके पास अल्फाज नहीं, उस तरह मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, वेरी फ्रेंकली। आपको मालूम है मैं हर टॉपिक पे बहुत दबंग तरीके से बोलती हूँ, मगर इसमें इतनी तकलीफ और दुख है बहैसियत इंसान कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम क्या चीज़ बोलें। अभी आपने साहिल का जो क्रूअल नंबर्स जिनको हम कहते हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के, वो बताए। उसमें जो और तकलीफदेह बात है वो उसमें वो 53% बच्चियों के साथ और 45% बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती होती है। और इस रिपोर्ट के ये जो 3630 का नंबर आपने दिया, इसमें से 116 नौज़ायदा बच्चे थे। लेट दैट नंबर सिंक इन विद अस। आप वो 2 और 3 साल की बच्ची कह रहे हैं, यहाँ तो हम पैदा होती वाली भी नहीं छोड़ते और कब्र वाली भी नहीं छोड़ते। फिर वही आप वाली बात। और 432 केसेस जो हैं वो इस्लामाबाद में 2026 में अब तक रिपोर्ट हुए हैं। तो फिर आखिर आपका सवाल मेरा और आपका बिल्कुल एक ही है कि आखिर कौन रिस्पॉन्सिबल है। मेरे हिसाब से हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारा माशरा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि कवानीन एक डेटरेंस के तौर पे बनते हैं मगर वो सोशल वैक्यूम में नहीं डिलीवर कर सकते। जब तक हम अपने माशरे की एक जहरीली, मनफी, टॉक्सिक सोच के ऊपर तो हम काम नहीं कर रहे, जहां पर वो तशद्दुद को कंडोन नहीं कर रहे। तशद्दुद इम्प्यूनिटी के साथ चल रहा है। जिनसी तशद्दुद हो वो जब ख़वातीन के साथ आता है हम उसको कंडोन करते हैं। फिर जब बच्चों के साथ आता है तो हम कहते हैं हाय अल्लाह हमारे दिल दहल गए, ये हो गया, 4 दिन ये होगा, उसके बाद फिर खामोशी हो जाएगी। इसलिए कि हम विक्टिम ब्लेम करते हैं, हम तावीलें घड़ते हैं, चाहे वो ख़वातीन के साथ हो। अब बच्चों के साथ भी आप देखें तावीलें क्या घड़ी जा रही हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चों पर नज़र रखें, उनको घर से बाहर ना जाने दें। वो किसके पास जा रहा है, बेशक माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें, मगर क्या इसका मतलब ये है कि अगर बाहर जिनसी दरिंदे फिर रहे हों तो हमने बच्चों को पिंजरों में बंद कर दें, हम उस दरिंदे का कुछ ना करें? मेरे ख्याल में हमें अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि जब तक हम इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अब यही सरगोदा वाला वाक़या ले लें, वहाँ पर एक अभी बच्ची अरूज मिसिंग है। फैसलाबाद का बच्चा शकील जो है वो अब्यूज़ के साथ पाया गया है। 2 और बच्चे सरगोदा में, रियाज और कासिम नाम के, करीबन 10 साल की उम्र के, उनके साथ भी जिनसी तशद्दुद भी हुआ, ज़्यादती भी हुई और साथ वीडियो भी बनाई गई। मुझे बताएं, मैं और आप लाहौर में पले बड़े हैं, हमारे माँ बाप को और बाद हम बड़े हो गए तो हमें भी पता है इस मोहल्ले में कौन उबाश है। क्यों उस पर नजर नहीं रखते? क्यों जब वो किसी का बच्चा छेड़ते हम कहते हैं ओना दा फड्डा है, सानू नहीं विच पैना चाहिए। कल को हमारे बच्चे पे आता है तो हम कहते हैं ओ खुदाया ये क्या हो गया। मुझे नहीं पता कि क्या चीज हमारे दिमागों को झंझोड़ेगी। ये आप ठीक कह रही हैं। मैं मेरे साथ रहिएगा। मुझे मुनीज़े जहांगीर साहबा ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा जहांगीर साहबा की लेगेसी को आगे लेके चल रही हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। फौजिया साहबा मेरे साथ रहेगा। मुनीज़ा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी फौजिया यज़दानी मेरे साथ मौजूद है और मैंने साहिल की एक रिपोर्ट का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया है। आज एक दिन के अंदर 4 से 5 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं आफ्टर सरगोदास इंसिडेंट। फैसलाबाद में, कसूर में, पेशावर में, लाहौर में और कराची में तो एक 3 साला बच्ची। सो मैं फौजिया साहबा से भी ये सवाल उठाया, आपकी खदमत में भी सवाल उठा रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली इज़ रॉन्ग? क्या ज़ैनब का वाक़या 2018 में पेश आया था, ज़ैनब हेल्पलाइन बन गई, 4 दिन मीडिया पे बहुत उस पर डिस्कशन हुई। व्हाई आर वी अनएबल टू प्रिवेंट? क्या वजह है? वेयर इज़ द फॉल्ट? देखिए जी, वी विल ऑलवेज बी अनएबल टू प्रिवेंट, इसलिए क्योंकि हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं
लॉ मेकर्स हैं उनका जो दारो मदार होता है और जोर होता है वो इस पे होता है कि कितनी सिवियर पनिशमेंट हम जो अक्यूज्ड है उसको दे सकते हैं। आपको याद होगा कि जैनब के केस के अंदर जो जैनब कत्ल हुई थी, बच्ची जो कत्ल हुई थी, उसके केस के अंदर जो जज ने फैसला दिया था वो ये दिया था कि 2 बार फांसी पे लटकाया जाए अक्यूज्ड को। अब उसके बाद क्या बच्चियों का कत्ल और बच्चियों का इसके साथ ज्यादती जो है वो मामला खत्म हो गया? नहीं हुआ। और उसके अगले दिन ही ऐसा एक केस उसी इलाके में फिर से आया कि एक बच्ची का इस तरीके से जिनसी ज्यादती हुई है और उसका इस तरह से जालमाना कत्ल हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जब आपका फोकस इस पे हो कि जी आप एक दफा पकड़ लें तो फिर आपने उसके साथ किस किस्म की सजा उसको देनी है। किसी ने कहा टांग दो, किसी ने कहा उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। मतलब एक वायलेंट सोसाइटी है हमारी और हम हल की तरफ इसलिए नहीं जा पा रहे क्योंकि हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं कि जब पकड़े जाएंगे तो फिर क्या उसके साथ होगा। आप इस पे फोकस ही नहीं कर रहे कि उसको पकड़ना कैसे है। उसके लिए आपको मंडेन, बोरिंग और जिसके अंदर कोई ग्लोरी नहीं है वो काम करना होगा। जैसे कि आपको अपनी पुलिस को ट्रेन करना होगा, जैसे कि आपने फोरेंसिक्स बेहतर करनी होगी, जैसे कि आपने एविडेंस कलेक्शन बेहतर करनी होगी, जैसे कि आपने अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने होंगे, जैसे कि आपने स्कूलों के अंदर बच्चों को सिखाना होगा कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, जैसे कि आपने माँ बाप को एजुकेट करना होगा कि अपने बच्चे को बाहर ना भेज दो कि जाओ बेटा दूध ले आओ और जब तक वो पहुंचता है बाजार उसके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। तो आपको ये चीजें करनी होंगी मगर आपका उस तरफ फोकस है ही नहीं। और इसलिए नहीं है क्योंकि आप और सादा करते हैं इसे और सादा करते हैं। बिल्कुल ठीक, ये भी एक वे आउट है, इसके ऊपर भी डिबेट हो सकती है। हालांकि इसके अगेंस्ट भी आर्गूमेंट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जज्बात के ऊपर मबनी भी और हक़ाइक़ के ऊपर भी। मैं मोहतरमा मुनीज़ा साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ, पकड़ना कैसे है, ट्रेन कैसे करना है पुलिस को, ये तो एक बात है ना, ऐसा वाकया होता क्यों है, वो उसका तदारुक क्यों नहीं करना? ये वाकयात, क्या पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस हो रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट, नहीं हो रहे। मगर क्या वो लोग पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे कन्विक्शन रेट इतना लो है? यस, इट्स वन ऑफ द लोएस्ट कन्विक्शन रेट। बिल्कुल है, राइट। नाउ व्हाई इज इट द लोएस्ट कन्विक्शन रेट? इसकी एक और वजह भी मैं आपको बता दूं। हमारे मुल्क के अंदर मर्डर के अंदर हम दे देते हैं किसास और दियत। कई केसेस रेप के आते हैं तो पुलिस वाले खुद इन्वॉल्व होते हैं और वो कहते हैं कि जी आप चूंकि इतना हीनियस क्राइम है कत्ल, अगर उसके अंदर माफी अलाउड है तो लॉजिक यही कहती है कि रेप के अंदर भी फिर अलाउड होगा। तो फिर ये क्यों आप अपनी बदनामी करने जा रहे हैं? बच्चा भी छोटा है, बाद में बदनामी होगी, रफा दफा करें, मामला खत्म करें। जब आप ये करते हैं और पुलिस वाले और पूरी इंतजामिया जिसने आपको पकड़ना है वो इस चीज में लग जाती है कि आपको बचाना कैसे है, तो फिर आप अगली बार क्यों नहीं रेप करेंगे? तो देखिए, बात ये नहीं है कि आपने उसको सजा क्या देनी है, बिकॉज नाउ इट्स अ प्रूवन फैक्ट दैट इट इज नॉट द सिविरिटी ऑफ द पनिशमेंट बट द सर्टेनिटी दैट यू विल बी कॉट इज व्हाट प्रिवेंट्स अ क्राइम। बिल्कुल, वो डर और खौफ वो नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहिबा। फौजिया जी, ये तो मुनीज़ा जहांगीर साहिबा का एक मौक़िफ़ है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री आपको और मुझे और ख़ुद मुनीज़ा को भी इत्तफाक होता होगा ऐसे इलाकों में मुतासरीन से बात करने का। ये जो बातें हम टीवी पे कर रहे हैं या लेजिस्लेशन की बातें कर रहे हैं, ये मुतासरा ख़ानदान को नहीं समझ आती और वो उसके ऊपर वो बीता होता है कि वो इन चीज़ों को नहीं समझना चाहता और फितरी तौर पर नहीं समझना चाहता। वो चाहता है कि अगर ऐसा हुआ है तो अब सज़ा ऐसी हो कि मिसाल बने, और बिल्कुल ठीक चाहता है। बिल्कुल। देखिए अजमल, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं ना, जो मुनीज़ा ने कहा, ऑफ कोर्स मैं उसको सेकंड करती हूँ, मगर थोड़ा सा फिर वही मैं अपने पुराने पॉइंट के ऊपर जा रही हूँ कि हमारी माशरती सोच, समाजी सोच, जिसको मुनीज़ा ने भी एडवोकेसी एंड अवेयरनेस का नाम दिया, हमने वहाँ पर काम नहीं किया। हम तशद्दुद को कंडोन करते हैं बहैसियत माशरा। हमने ये बात इस्टेब्लिश कर ली है कि जो जोर वाला है ना वो वल्नरेबल को तशद्दुद कर ले और वो फिर गेट अवे हो जाएगा, या उसका वो कहते हैं ना उसके पास रीच उसकी ज्यादा होगी, या कोई भी पावर एंड कंट्रोल के डायनामिक्स अंदर आ जाएंगे।
और आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि वो नहीं सुनना चाहता कि मेरे पे इस वक्त जो है और आप मुझे सुना रहे कानून अपना रास्ता लेगा। क्यों नहीं सुनना चाहता? वो इसलिए नहीं सुनना चाहता कि कानून अपना रास्ता इतना लंबा लेता है कि वो भूल जाता है। ज़ैनब का केस 9.5 महीने तकरीबन में ख़त्म हुआ, मगर आप ये तो देखिए कि नूर मुकद्दम का केस 5 साल में खत्म हुआ, 9 महीने एज अगेंस्ट 90 डेज। ये है कि इस वजह से हमारी अदलिया 139 पे है। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट जो है चूंकि वो नहीं है, तो वो कहता है मैं इस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहता। इसके साथ जो मैं दूसरी 2 चीजें और रेज करना चाहती हूँ। नंबर 1, हमें अपने तालीमी निज़ाम में, अपने अपने करिकुलम में ह्यूमन राइट्स को, सिंफी बराबरी को डालना होगा। नंबर 3, जो हमारे नेशनल कमीशन है चाइल्ड राइट्स के ऊपर और प्रोविंशियल कमीशन है, इनके मैंडेट में है कि ये इन चीज़ों को, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को मॉनिटर करें, हुकूमत को बताएं। क्या मुझे आप इनके सोशल मीडिया हैंडल खोल के दिखाएं कि पूरे जून में एक मुझे पता ही स्टेटमेंट भी आई, नहीं, मुझे पता ही नहीं, मालूम ही नहीं, अवामुन नास को भी नहीं पता। स्टेटमेंट भी नहीं है। हाँ, मगर कैपेसिटी बिल्डिंग की एक्सरसाइजेस की है, मैं वहां गई, वो वहां है, वहां पर हम गए, वहां है। ये वाले हमारे बहुत इशू हैं। इसके साथ ना 2 लिंक्ड और चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक, सोशल मीडिया और खास तौर पे टिकटॉक पे पोर्नोग्राफी बहुत बढ़ रही है, एआई जनरेटेड भी और लोगों की भी। ये अलमिया है, इसके ऊपर बात नहीं करते, बिल्कुल इसके ऊपर बात नहीं होती। आप देखें बरतानिया समेत दीगर ममालिक ने 15-16 साल की उम्र रख दी है बच्चों के इस इस्तेमाल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। बहरहाल बहुत शुक्रिया फौजिया यज़दानी साहिबा, बहुत अहम बात आपने इस हवाले से की। ये डर और खौफ जब तक नहीं होगा तब तक हल नहीं मिलेगा, और ये हुकूमतों का काम है ऐसे निज़ाम वज़ा करें, ऐसी कानून साजी करें कि खौफ और डर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।